हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग लेकर के आए हैं आज फिर जिसका ये अगला सेट है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विज्ञान, भूगोल और भारतीय संविधान से रिलेटेड आम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके जो है शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतवासियों के लिए है का नारा दिया था। यह जो नारा है कि भारत भारतवासियों के लिए है, यह कौन से सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का नारा था? यह ब्रह्म समाज का नारा था, या फिर प्रार्थना समाज का नारा था, या आर्य समाज का नारा था, या फिर यह सत्यशोधक समाज का नारा था? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है कि यह आर्य समाज का नारा था, जिसके संस्थापक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था कि ये भारत भारतीयों के लिए है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा की उपाधि बाल गंगाधर तिलक दिए हैं, या ये गोपाल कृष्ण गोखले दिए हैं, या फिर मोतीलाल नेहरू दिए हैं, या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया है? तो महात्मा की उपाधि जो है गांधी जी को वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं, तथा राष्ट्रपिता कह के जो संबोधित किया है वह सुभाष चंद्र बोस ने किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम लोग एक एक प्रश्नों को देखेंगे, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इससे बेहतर फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि एक उर्दू का जो दैनिक अखबार है, रोजनामा उर्दू अखबार, वंदे मातरम के नाम से यह प्रकाशित कौन करते थे? यह मोहम्मद इकबाल करते थे, या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद करते थे, या एस सत्यमूर्ति करते थे, या फिर लाला लाजपत राय जो है इसको प्रकाशित करते थे? तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है कि उर्दू जो अखबार है, दैनिक अखबार वंदे मातरम के नाम से लाला लाजपत राय पंजाब से जो है इसको प्रकाशित करते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो पत्रिका का प्रकाशन होता था उसका नाम था अल हिलाल और अल बलाग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर चौथा है कि भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? पहली अंग्रेजी फैक्ट्री जो स्थापना हुआ है वो सूरत में, हुगली में, मुंबई में, या फिर मद्रास में? इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या है? तो अंग्रेज़ों की जो पहली फैक्ट्री स्थापित हुई है, पहली अंग्रेजी फैक्ट्री जो भारत में स्थापित हुई है, ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे करेक्ट आंसर है कि वह सूरत में स्थापित हुई है। यानी चौथा का सबसे सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि भारत में निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का क्रम कौन सा सही है? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन। इन चारों में से कौन से जो है संस्था पहले स्थापित हुई है, कौन सी संस्था जो है सबसे अंत में स्थापित हुई है? ये इसका सबसे सही क्रम कौन सा होगा? तो अगर हम लोग पाँचवा नंबर प्रश्न को देखें ध्यान से, तो जो सबसे पहले स्थापना हुआ है ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय के द्वारा, फिर आर्य समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी का, और अंत में रामकृष्ण मिशन का। यानी बी जो है पाँचवा नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर छठा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो आर्य समाज की स्थापना की गई है, यह लाहौर, मुंबई, अहमदाबाद और नागपुर में कब कहाँ किया गया है? सबसे सही उत्तर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया गया था। यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब? 1875 में। कहाँ? तो मुंबई में स्थापना किया था। और जो है ये हिंदुस्तानियों के लिए है, यह इन्हीं के द्वारा दिया गया नारा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? क्रिप्स मिशन का जो भारत आगमन हुआ है वह 1939 में हुआ है, या फिर 1940 में, या 1941 में, या फिर 1942 में? इसका सबसे सही उत्तर सातवां नंबर क्वेश्चन का क्या है? तो सातवां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है कि क्रिप्स मिशन का जो भारत में आगमन हुआ है, ऑप्शन नंबर डी के रूप में करेक्ट आंसर है कि वह 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि भारत में प्रथम कपड़ा मिल जो है वह कहाँ स्थापित हुआ है? भारत में जो प्रथम कपड़ा मिल है यह कलकत्ता में स्थापित हुआ है, बम्बई में स्थापित हुआ है, अहमदाबाद में, या फिर मद्रास में?
तो 8वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि भारत में जो पहला कपड़ा मिल का स्थापना हुआ है यह कहाँ, तो यह जो है बम्बई में हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 8वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि अंग्रेजी गवर्नर जनरल जिसे भारतीय स्मारकों को संरक्षण में रुचि दिखाई वह कौन है। किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल ने भारतीय जो स्मारक थे पुराने उसको संरक्षण करना यानी उसको बचाने के लिए जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह लॉर्ड कैनिंग है, वारेन हेस्टिंग है, या लॉर्ड कॉर्नवालिस है, या फिर लॉर्ड कर्जन है। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी लॉर्ड कर्जन जो है इन्होंने भारतीय स्मारक को संरक्षण देने का कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत का गवर्नर जनरल का पद नाम सर्वप्रथम किसे मिला था। उससे पहले जो है वह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से जाने जाते थे, लेकिन वो भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति कौन है। रॉबर्ट क्लाइव है, वारेन हेस्टिंग्स है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, या फिर लॉर्ड डलहौजी है। तो सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था। पाकिस्तान शब्द का जो पहली बार प्रयोग है चौधरी खलीकुज्जमान ने किया है, फजलुल हक ने किया है, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने किया है, या चौधरी रहमत अली ने किया है। तो पाकिस्तान शब्द का जो सबसे पहली बार प्रयोग है वह चौधरी रहमत अली ने किया है, यानी 11वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि पाकिस्तान के लिए सबसे पहला शब्द का पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया है, वह चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, या फिर ऋग्वेद है। तो ये 4 वैदिक ग्रंथ है जो के सबसे प्रमुख ग्रंथ जो सबसे प्राचीन ग्रंथ के रूप में जो नाम आता है वह नाम किसका है, वह ऋग्वेद का है। अर्थात 12वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है कि संसार का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ के रूप में नाम जाना जाता है वह किसका, तो वह ऋग्वेद का नाम जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। वो दाईं से बाईं लिखी जाती थी, या फिर बाईं से दाईं, या एक लाइन में दाहिने से बाएं और दूसरे लाइन में बाएं से दाहिने लिखी जाती थी, तो या फिर लंबवत सीधे नीचे की ओर लिखी जाती थी। तो 13वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आंसर है कि एक लाइन में पहले दाहिने से बाएं, इधर दाहिने से इधर बाएं की ओर, फिर बाएं से दाहिने की ओर, और इसको जो है बेस्ट्रोफेरन के रूप में भी जाना गया, यानी सी आंसर जो है 13वां नंबर क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि मोहनजोदड़ो की विशालतम इमारत कौन सी है। मोहनजोदड़ो की जो विशालतम इमारत है वो अन्नागार के नाम से जाना जाता है, या महास्नानागार, सभागृह, या भोजनालय। तो 14वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि मोहनजोदड़ो की जो विशालतम स्नानागार के रूप में जाना जाता है वह मोहनजोदड़ो का जो है विशाल स्नानागार, ऑप्शन नंबर बी जो है 14वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल से जोड़ा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता को जो है वह पूर्व पाषाण काल से जोड़ा जा सकता है, या नव पाषाण काल से, या परवर्ती पाषाण काल, या फिर कांस्य युगीन है। तो 15वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी कांस्य का जो है इस्तेमाल उस सभ्यता में शुरू हो गया था, लोग कांस्य की वस्तु बनाना शुरू कर दिए थे। इसे 15वां नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था। तो शुंग वंश के मगध साम्राज्य पर जो सबसे पहला वंश ने शासन किया है हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद जो है शिशुनाग वंश के बाद ये नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया है। और शुंग जिसकी स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने किया है, और शुंग वंश के बाद जो है इस पर शासन शुरू हुआ है वह किसका है, इसका सबसे सही उत्तर होगा शुंग वंश के बाद जो है वो कण्व वंश है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है। तो अभी हम पीछे बोले हैं, आप उसे भी मेमोराइज कर सकते हैं कि सबसे पहले हर्यक वंश जिसकी स्थापना बिंबिसार ने किया है, दूसरा ये
शिशुनाग वंश जिसकी स्थापना शिशुनाग ने किया है। उसके बाद जो है नंद वंश जिसकी स्थापना जो है नंद वंश के संस्थापक, तो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद है। मौर्य, उसके बाद है मौर्य वंश। मौर्य वंश के शासक कौन है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिन्होंने कौटिल्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश के बाद जो है वह शुंग वंश है, यानी पुष्यमित्र शुंग ने किया है। और उसके बाद फिर जो है कण्व वंश है, यानी इस प्रकार जो है ऑप्शन नंबर ए सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा 17वां नंबर प्रश्न के लिए कि हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? सियालकोट में थी, राजगिरी में थी, मथुरा में थी या फिर पाटलिपुत्र में थी? तो शुंग वंश की जो राजधानी है वह पाटलिपुत्र में थी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो डी जो है करेक्ट आंसर है। मगध साम्राज्य में जो राजधानी को पाटलिपुत्र ले जाया गया था वह उदयन ने ही ले गए थे। अब उदयन कौन था, तो वो जो है हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु का पुत्र और बिंबिसार का पोता हम कह सकते हैं उदयन, जिन्होंने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना जो है गंगा और सोन नदी के संगम पर किया था और जो आधुनिक पटना के रूप में हम लोग जानते हैं। तो पाटलिपुत्र तब से मगध साम्राज्य की राजधानी रही, फिर बीच में मगध साम्राज्य की राजधानी वैशाली आई, फिर उसके बाद जो है पाटलिपुत्र रहा। शुंग वंश की भी राजधानी पाटलिपुत्र में ही थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ हैं, याद रखेंगे, जो जिसमें पहली बौद्ध संगीति जो है वो राजगीर में हुई है, दूसरी बौद्ध संगीति जो है वो वैशाली में हुई है, तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो पाटलिपुत्र में और चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई है जो कि कश्मीर में स्थित है। तो तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो पाटलिपुत्र में हुई है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो उस वक्त सम्राट अशोक महान का शासनकाल चल रहा था जिस वक्त जो है तीसरी बौद्ध संगीति हुई है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अशोक के स्तंभ लेख बिहार के कौन से जिले से प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के जो प्रमुख स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं भागलपुर, छपरा, चंपारण या कैमूर। तो ये जो लौरिया अरेराज जो ये है स्तंभालेख हैं, यह ऑप्शन नंबर सी जो है सॉरी बी करेक्ट आंसर होगा 20वां नंबर क्वेश्चन के लिए कि अशोक के स्तंभालेख बिहार में जो है वह चंपारण जिले से प्राप्त हुए हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 है कि रक्त जमने से किस तत्व की भूमिका होती है? तो अब हम लोग जो है ये प्रश्न जो इस जीएस सेट में देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय जो इतिहास है भारत का, उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर के जो भी इतिहास रहे प्राचीन भारत के, उसके पश्चात जो है अब हम लोग विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न को देखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा तथा साथ ही साथ यह वीडियो आपके परीक्षा में बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे बेहतर फ़ायदा अपना उठा सके। क्वेश्चन नंबर 21 है कि रक्त में कौन से तत्व की भूमिका होती है? रक्त में जो तत्व की भूमिका है मैग्नीशियम है, Mg, कैल्शियम है, Ca या फेरस लोहा या फिर कॉपर। तो 21वां नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। रक्त जमने में जो है कैल्शियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 कि EEG का जो प्रयोग है वह कौन सी चीज़ की गतिविधि को दर्ज करने के लिए होता है? EEG का जो प्रयोग है वह दिल की गतिविधि को या फिर ये फेफड़े की गतिविधि को या दिमाग की गतिविधि को या फिर मांसपेशी की गतिविधि को। तो EEG का जो पूरा नाम है वो क्या है? इलेक्ट्रोइंसीफेलोग्राम जो है पूरा नाम है, जो दिमाग की गतिविधि को दर्ज करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, अर्थात 22वां नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और जो ये ECG होता है वो दिल की गतिविधि को दर्ज करने के लिए होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? आँख में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसको नियंत्रण करने का कार्य कौन सा अंग करता है? कॉर्निया के द्वारा होता है या फिर कोराइड करता है या रेटिना करता है या आइरिस करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है कि आइरिस जो है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कंट्रोल करने का कार्य करता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि का स्थान जो है वह यकृत में है या फिर गला में है या आँख में है
या इनमें से कोई नहीं। तो थायराइड ग्रंथि का जो प्रमुख स्थान है वह यकृत यानी लीवर में नहीं है, वो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, वह गले में है। 24वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है कि हरित गृह जो ग्रीन हाउस कहलाने वाले गैस है उनमें कौन कौन से गैस शामिल है? CO2, O2, NO2 और NH3। तो 25वां नंबर सवाल का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि जो हरित गृह गैस की श्रेणी में जो गैस आते हैं CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड NO2। तो इस प्रकार डी जो है सही उत्तर है। अगला है कि जीन क्या है? जीन जो है वो यकृत का एक भाग है या फिर यानी लीवर का एक भाग है या फिर RNA का एक भाग है या क्रोमोसोम का एक भाग है या फिर DNA का एक भाग है। तो 26वां नंबर सवाल का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है कि जीन जो है वो DNA का एक भाग है। जीन क्या है? जीन एक DNA का भाग है। अगला सवाल है 27 है। 27वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो मनुष्य में जो है सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि 23 जोड़े जो है वो क्रोमोसोम होते हैं और 23 जोड़े क्रोमोसोम में जो फीमेल में जो क्रोमोसोम होता है वो XX और मेल में जो है वो XY होता है। अर्थात बालक के ये के लिए जन्म के लिए जो क्रोमोसोम अनिवार्य होते हैं वो फीमेल का X और मेल का Y, यानी इस प्रकार जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि पुरुष का Y और स्त्री का X जो है इससे ये बालक के जन्म के लिए यह आवश्यक होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? थाइमिन जिससे बेरी रोग होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल जिससे जो है स्कर्वी रोग होता है, विटामिन ए जिससे वर्णार्ध होता है यानी देखने में कमी आती है और विटामिन के जिससे रक्त नहीं जमता है। तो ये इसमें जो है कोई एक सही सुमेलित नहीं है, वो कौन सा नहीं है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 28वां नंबर सवाल का वह है ऑप्शन नंबर सी कि विटामिन ए जो है वर्णांध ये सबसे सही होगा। बाकी जो है थायमिन से बेरी और स्कर्वी और रक्त से के से रक्त का न जमना ये सब सही सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि टाइफाइड में से शरीर का कौन सा अंग जो है सबसे अधिक प्रभावित होता है? टाइफाइड जो बुखार है उससे शरीर के किस अंग को सबसे ज़्यादा जो है ये प्रभावित होता है? वो अग्नाशय है या फिर आमाशय है, पेट है या फिर आंत है या मस्तिष्क है? तो सबसे ज़्यादा जो है टाइफाइड से वो आंत को प्रभावित करता है। अर्थात 29वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? यानी कौन सा रोग जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है फैलने वाला रोग है? वह रोग मधुमेह है, डिप्थीरिया है, गठिया है या फिर कैंसर है? तो 30वां नंबर सवाल के लिए सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है कि डिप्थीरिया जो है यह प्रमुख रूप से ये जो है एक संक्रामक रोग की श्रेणी में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है कि काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है किन किन राज्यों में? काली मिट्टी का जो विस्तार है वो महाराष्ट्र है, मध्य है, गुजरात है और इनमें से सभी कौन कौन से राज्यों में जो है वो काली मिट्टी का ये विस्तार प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 31वां नंबर सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि इनमें से सभी में जो है वो काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र, मध्य और गुजरात में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए प्रमुख रूप से जानी जाती है, इसलिए काली मिट्टी को काली कपासी मृदा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और काली मिट्टी जो है या इसको एक और अन्य नाम है रेगूर मृदा के नाम से भी काली मिट्टी को जाना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। तो अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 32 है कि रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो अभी हम लोग इस पर चर्चा किए हैं कि जो काली मिट्टी का जो ये है उसको रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं काली मिट्टी को, इसलिए 32वां नंबर सवाल का भी सबसे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी काली मिट्टी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन है? क्वेश्चन नंबर 33 है कि देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे जो छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह कौन सा है? 33वां नंबर सवाल का सही उत्तर क्या होगा? वो NH45A या 47A या 52A या NH1A। तो देश में जो सबसे लंबाई की दृष्टि से जो सबसे छोटा राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो रही है यानी NH की, तो वह है ऑप्शन नंबर 33 के लिए
बी यानी NH-47A जो है वो देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 34 है कि ग्रांड ट्रंक सड़क कहाँ से कहाँ तक है। ग्रांड ट्रंक सड़क जो है वह दिल्ली एवं मुंबई के बीच है, दिल्ली एवं कलकत्ता के बीच है, दिल्ली एवं अमृतसर के बीच है और अमृतसर एवं कलकत्ता के बीच है। तो 34वां नंबर सवाल का जो सबसे सही उत्तर है वह कौन सा जाना जाएगा। 34वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जाना जाएगा कि दिल्ली एवं कलकत्ता के बीच जो है वह ग्रांड ट्रंक सड़क ये फैला है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। विश्व का जो सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है वह केरल राज्य में है या कर्नाटक राज्य में है या फिर आंध्र प्रदेश राज्य में है या असम में है। तो 35वां नंबर सवाल के लिए जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि भारत में केरल में जो है वो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। 35 का सबसे सही उत्तर क्या है। तो 35वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि सबसे बड़ा भंडार जो है वो केरल में है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मुंबई हाई किससे संबंधित है। मुंबई हाई का जो संबंध है वह इस्पात से संबंधित है या फिर पेट्रोलियम से या मकबरा जूट। तो मुंबई हाई का जो संबंध है हम सभी जानते हैं कि वो पेट्रोलियम पदार्थ से है, अर्थात 36 नंबर सवाल के लिए जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन जो है वो कौन सा राज्य करता है। भारत में सबसे अधिक जो दाल का उत्पादन है वो बिहार राज्य करता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र करता है। तो भारत में जो सबसे अधिक दलहन का उत्पादन है 37वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे सही उत्तर है वह कौन सा है। तो दलहन उत्पादन में जो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा 37वां नंबर क्वेश्चन का कि दलहन उत्पादन में जो है वह सबसे आगे राजस्थान राज्य है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तंबाकू आंध्र प्रदेश, केला महाराष्ट्र, आलू उत्तर प्रदेश और नारियल केरल। तो 38वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि केला जो है वो महाराष्ट्र में यह सुमेलित नहीं है। बाकी तमिलनाडु में जो है वह तंबाकू आंध्र प्रदेश में सुमेलित है, आलू उत्तर प्रदेश में सुमेलित है और नारियल जो है वह केरल में सुमेलित है। इसलिए 38वां नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है जो कि भारतीय संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अब हम लोग एक एक करके भारतीय संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह से जितने भी लाभकारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो है यह प्रावधान है। तो इसका जो 39वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है कि वह है भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे करेक्ट आंसर है। और जो ये अनुसूची है वो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित बातें हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का जो उल्लेख है वह भारतीय संविधान के कौन से भाग में है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय, नवम। तो जो इसका जिक्र है वो चौथा भाग में है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है और चौथा के ए में जो है वो मूल कर्तव्य की बात है जो अनुच्छेद 51A में जिक्र है, याद रखेंगे हम लोग। तृतीय में जो है वो मौलिक अधिकार पर चर्चा किया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों के बीच नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है भारतीय संविधान के वो कौन से अनुच्छेद में है। 1 से 5, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51। तो इसका जो 41 का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि अनुच्छेद 5 से 11 के बीच जो है वो नागरिकता के संबंधी प्रावधान है। 1 से 5 में राज्य की बातें हैं, 12 से 35 में मौलिक अधिकार है और जो 36 से 51 है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42 है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। बच्चों के शोषण से संबंधित जो है 42वां का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए की अनुच्छेद 17 है या अनुच्छेद 19 है या फिर अनुच्छेद 23 है या अनुच्छेद 24 है।
तो 42वां नंबर सवाल के लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों के शोषण के विरुद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है कि किस अनुच्छेद के साथ अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो केंद्र सरकार के पास दी गई है। अनुच्छेद 245, 246, 247 या फिर अनुच्छेद 248 के तहत। तो इसका जो 43वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि अनुच्छेद 248 के तहत जो है वो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथों में दी गई है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। भारत के जो महान्यायवादी है उससे संबंधित अनुच्छेद 53 है या फिर अनुच्छेद 63 है या अनुच्छेद 76 है या अनुच्छेद 79 है। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है 44वां नंबर सवाल के लिए वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 76 जो है वो महान्यायवादी की नियुक्ति करने से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। यानी संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा वो कौन सा होगा। इस प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है 45वां नंबर क्वेश्चन के लिए वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 143 के तहत जो है वो राष्ट्रपति ये परामर्श ले सकता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि हर साल विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस जो है वह विश्व महासागर दिवस 7 जून, 8 जून, 9 जून या 10 जून को मनाया जाता है। तो इसका सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है कि यह हर वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्न में से किसने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग लिया था। तो दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में जो भाग लिए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिए हैं या परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी लिए थे या फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गई थी या विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है कि जो ये है ब्रिक्स सम्मेलन है उसमें जो कि दक्षिण अफ्रीका में हुआ था उसमें जो है ये कौन लिए थे, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर लिए थे। और अगला जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा वो ब्राज़ील में होगा। अगला है कि 48 है कि हाल ही में किस देश ने 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है। वह चीन, सऊदी अरब, जापान या फिर अमेरिका है। तो 48वां का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है कि यह जो लक्ष्य है वह जापान ने रखा है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि हाल ही में जहां लेवेंडर महोत्सव का जो है उद्घाटन किया गया है यह जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में या फिर पंजाब में। तो 49वां नंबर जो क्वेश्चन है उसका सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है कि लेवेंडर महोत्सव का जो आयोजन हुआ है यह जम्मू कश्मीर में हुआ है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का जो थीम था वह ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे सही उत्तर है। और इस प्रकार जो है हम लोग ये जीएस का महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और यह वीडियो आपको आने वाले परीक्षा में बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो हम मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अब